हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके इंडिया। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं सहायक उर्दू अनुवादक के नियमावली के बारे में। अर्थात यहाँ पे जो सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया क्या है, उनका वेतनमान क्या होता है, अर्थात वेतन स्तर क्या होता है, उन्हें आरक्षण का लाभ कैसे मिलता है, उसके बाद इसका संवर्ग का गठन कैसे किया गया है, परिवीक्षा अवधि क्या होता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, और सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे प्रमोशन ही प्रमोशन का लाभ मिलता है। इन सभी बातों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक की नियमावली को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अधिसूचना कब जारी हुआ था, तो यह 12 अप्रैल 2016 का अर्थात लेटेस्ट है। इससे पहले 2013 का भी एक अधिसूचना है, लेकिन वह पुराना हो गया है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चेंजिंग कर दिया गया है, तो हम 2013 का नहीं बताएंगे। यहाँ पे जो अब लेटेस्ट अपडेट है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज हो रहा है इस सहायक उर्दू अनुवादक का है या किसी अदर का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका उर्दू अनुवादक संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अगर वहाँ भी कंफर्म नहीं होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 कही जाएगी इसके बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के अधीन उर्दू अनुवादक संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति अर्थात प्रोन्नति का यहाँ पर मतलब हो जाएगा प्रमोशन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। अर्थात यहाँ पे नियमावली बनाएगी, इसके बारे में पूरा यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ के बारे में। तो इसका देखिए संक्षिप्त नाम में यह नियमावली बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 कही जा सकेगी। इसका विस्तार बिहार राज्य के उन सभी कार्यालयों तक होगा जहाँ इसके सदस्य नियुक्त होंगे। अर्थात यहाँ पे उर्दू अनुवादक का जहाँ भी सदस्य नियुक्त होंगे वहाँ तक इसका विस्तार होगा। उसके बाद यह नियमावली तुरंत प्रवृत्त होगी, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया जा रहा है परिभाषा। तो परिभाषा का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे देख लिया, अगर यहाँ पे राज्य सरकार कहा जाए, आगे जो यहाँ पे डिटेल्स बताया जाएगा ना, तो यहाँ पे अगर राज्य सरकार कहा जाए तो राज्य सरकार का मतलब आप क्या समझेंगे, कहीं उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश तो नहीं समझेंगे। अर्थात यहाँ पे राज्य सरकार का मतलब समझेंगे बिहार सरकार। ठीक है, आगे अगर जब भी हम यहाँ पे राज्य सरकार बोलेंगे तो वहाँ पे उसका सीधा मतलब होगा बिहार सरकार। इसी तरह यहाँ पे राज्यपाल बोले तो इसका सीधा मतलब होगा बिहार के राज्यपाल। ठीक है, इसी तरह विभाग से अगर कहा जाए तो यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग कहा जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पूरा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और सारे भी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे प्रधान सचिव से अभिप्रेत है सचिव या प्रधान सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के। ठीक है, यहाँ पे प्रधान सचिव बहुत सारे विभाग का होता है, लेकिन आपका सीधा मतलब होगा यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा दिया गया, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में अब सब कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सदस्य से अभिप्रेत है, अर्थात सदस्य से अभिप्रेत का मतलब हो गया उर्दू अनुवादक संवर्ग का सदस्य। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे ना, तो यहाँ पे पदों का कोटिवार वर्गीकरण एवं वेतनमान के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका पहले सबसे पहले आप जो मूल कोटि होगा, अर्थात जिस पद पर पहली बार आप नियुक्त होंगे उसका नाम हो यहाँ पे होगा सहायक उर्दू अनुवादक। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्त होंगे, अर्थात यह अराजपत्रित श्रेणी का होगा और इसकी नियुक्ति प्राधिकार किसको है, प्रधान सचिव, जो मंत्रिमंडल सचिवालय के हेड होते हैं। ठीक है, वहीं इसके प्रधान सचिव के विभाग नियंत्रण होता है नियुक्ति प्राधिकार। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट बार आपका प्रमोशन होगा ना, तो यहाँ पे देखिए आप बनेंगे उर्दू अनुवादक। पहले आप नियुक्त होते हैं सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर। इसमें देखिए क्या है, 50% मूल कोटि से प्रोन्नति द्वारा तथा 50% सीधी नियुक्ति का पद रहेगा। अर्थात देखिए यहाँ पे उर्दू अनुवादक बनने के लिए यहाँ पे 50% पड़ता है, अर्थात यहाँ अगर 100 सीट है तो उसमें 50 सीट यहाँ पे प्रमोशन दौड़ रहा है। अर्थात यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक है, इनको प्रमोट करके बनाया जाता है, प्रमोशन करके बनाया जाता है, और 50% डायरेक्ट यहाँ पे उर्दू अनुवादक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह भी अराजपत्रित श्रेणी का नियुक्ति प्राधिकार किसका है, प्रधान सचिव के। उसके बाद यहाँ पे देखिए सहायक उर्दू अनुवादक से सेकंड बार में जब आपका प्रमोशन होगा तो यहाँ पे हो जाएंगे वरीय उर्दू अनुवादक। ठीक है, वरीय उर्दू अनुवादक, और यहाँ पे उर्दू अनुवादक से प्रोन्नति के बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा कि वरीय उर्दू अनुवादक तक आप लोग को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वरीय उर्दू अनुवादक बनने में समय लगेगा। और यहाँ पे मतलब बता दें, अगर 1000 लोग हैं ना, तो यहाँ पे मात्र 1 से 2 लोग पहुँचेंगे यहाँ अनुवादक पदाधिकारी के पद पर, अर्थात यहाँ पे प्रमोशन द्वारा। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट उर्दू अनुवादक पे नियुक्त होंगे ना, वे लोग ज़्यादातर यहाँ पे पहुँचते हैं, और यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक से अनुवादक पदाधिकारी के रूप में पहुँचने वाले बहुत कम संख्या होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्योंकि पदाधिकारी लेवल का है, सीटों की संख्या भी कम होती है। जिनका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा वही लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे। अर्थात यहाँ पे आप तक आ सकते हैं वरीय उर्दू अनुवादक के पद तक, ये भी आ जाएंगे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल से ही आएंगे। ठीक है,
वरीय वरीय उर्दू अनुवादक से प्रोन्नति के पद है, ठीक है? इसमें क्या होगा कि बनने के लिए यहाँ पे आपको सेकंड पहले इसमें आना होगा तब। अब ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक से अनुवादक पदाधिकारी कुछ भी करेंगे, तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है? या उर्दू अनुवादक से यहाँ पे डायरेक्ट आना चाहते हैं तो नहीं आएँगे। तो आपको यहाँ पे इस क्रम में आना अर्थात यहाँ पे वरीय उर्दू अनुवादक बनेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे अनुवादक पदाधिकारी के रूप में आएँगे और यह राजपत्रित श्रेणी का और इसका भी नियुक्ति पदाधिकारी यहाँ पे प्रधान सचिव का है। उसके बाद यहाँ पे वेतनमान के बारे में कहा जा रहा है कि जो सरकार समय-समय पर तय करेगा, उसी के अधीन यहाँ पे वेतन मिलेगा, ठीक है? अब जब भी भर्ती होता है क्योंकि नियमावली है, हर समय का अलग-अलग अपडेट होते रहता है, तो ये जब यहाँ पे भर्ती होगा तो उसके अनुसार मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे संवर्ग का अधिकृत बल, संवर्ग की प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा उसकी कुल संख्या वही होगी, जो नियत तिथि को राज्य सरकार यहाँ पे स्वीकृत या अवधारित करेगी। अर्थात यहाँ पे जो कर्मचारियों की संख्या है ना, उसके बारे में यहाँ पे कहा है, जो राज्य सरकार यहाँ पे निर्धारित करेगी, उसी के अधीन होगा। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है पद सृजन। संवर्ग की किसी कोटि में पहले से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त जब कभी अपेक्षित हो, राज्य सरकार अस्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकती है। यहाँ उसको जब भी लगे यहाँ पे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अतिरिक्त पद का सृजन कर सकती है। उसके बाद आता है यहाँ पे नियुक्ति या प्रमोशन में आरक्षण। अर्थात यहाँ पे देखिए, राज्य सरकार जो समय-समय पर निर्धारित करती है आरक्षण का लाभ, कभी-कभी किसी का आरक्षण घटा देती है, कभी किसी को बढ़ा देती है, ठीक है? तो जब-जब यहाँ पे नियुक्ति या प्रमोशन होगा ना, तो उसमें उस समय के अनुसार जो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उसी के तहत यहाँ पे आरक्षण का लाभ नियुक्ति अर्थात आप लोग को जॉइनिंग या प्रमोशन अर्थात दोनों में यहाँ पे उसी तरह के आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जान लीजिए, ठीक है? तो भर्ती की प्रक्रिया में सहायक उर्दू अनुवादक इस कोटि के सभी पदों का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। अर्थात यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक है, इनको डायरेक्ट भर्ती के द्वारा यहाँ पे इस पद को भरा जाएगा। इस कोटि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा। अर्थात इसके बारे में देख लीजिए, प्रथम 2 लेवल में यहाँ पे परीक्षा के बारे में बताया है। प्रथम यहाँ पे उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण तथा निबंध लेखन, ये 100 नंबर का होगा और उसके बाद यहाँ पे द्वितीय लेवल में होगा हिंदी से उर्दू में अनुवाद 40 अंक और उर्दू से हिंदी में अनुवाद 40 अंक। उसके बाद अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद यहाँ पे 10 अंक और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद यहाँ पे 10 अंक। टोटल यहाँ पे भी 100 अंक का होगा अर्थात 200 अंकों का यहाँ पे टोटल एग्जाम होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उर्दू अनुवादक से। जी हाँ, यहाँ पे उर्दू अनुवादक इस कोटि में 50% पद होगा। जैसा कि मैंने बता दिया है, उर्दू अनुवादक बनने के लिए 50% आपको यहाँ पे क्या होगा, सहायक उर्दू अनुवादक प्रमोशन द्वारा बनेंगे और 50% यहाँ पे डायरेक्ट अर्थात उर्दू अनुवादक में 50% डायरेक्ट भर्ती होंगे, ठीक है? इसके बारे में है। अब नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे देखिए उसी तरह के यहाँ पे एक सब्जेक्ट के बारे में दिया गया प्रमोशन के लिए। इसी तरह जैसे मैंने बताया उसी को इसी टाइप में यहाँ पे सेम टू सेम रिपीट किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आयु सीमा के बारे में। तो उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर नियुक्ति होती है। आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी। अर्थात यहाँ पे जब भी भर्ती होगी ना, तो वहाँ पे जो बताया जाएगा वहीं इसकी उम्र सीमा होगी, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली उम्र सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात सहायक उर्दू अनुवादक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में जान लीजिए। किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय या बोर्ड से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अर्थात आप जब इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, तो उसमें 100 अंकों का कम से कम आपका उर्दू विषय होना चाहिए, वहीं लोग यहाँ पे सहायक उर्दू अनुवादक बन पाएँगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई उर्दू अनुवादक पर डायरेक्ट भर्ती होना चाहता है, तो उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से उर्दू विषय के साथ स्नातक या उसके समकक्ष आपको डिग्री होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे डायरेक्ट उर्दू अनुवादक बनेंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए सहायक उर्दू अनुवादक के लिए इंटरमीडिएट है और उर्दू अनुवादक के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक है। उसके बाद रिक्तियों को भरने के लिए अधियाचना का प्रेषण के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। अर्थात इसका सीधा मतलब हो गया यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे रिक्तियों से संबंधित गणना की जाए अर्थात कितने सीट खाली है और 30 अप्रैल तक यहाँ पे विभाग को सौंपा जाए अर्थात यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को दिया जाएगा कि आप भर्ती से संबंधित प्रक्रिया शुरू कीजिए अर्थात हर साल बहाली निकालिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ नियम कानून है, होता नहीं है, इसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है परीक्षा अवधि। ये परीक्षा अवधि क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जान लीजिए। बेसिकली राज्य सरकार जब भी किसी को नियुक्त करती है तो 2 साल के लिए ही पहले पर नियुक्त करती है, ठीक है? और उस दौरान इनके कार्यों से संतुष्टि होना चाहिए अर्थात आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। साथ ही आपको उसके 2 साल के बाद आपको विभागीय परीक्षा देना होगा, ठीक है? और उस विभागीय परीक्षा के उपरांत ही आपको यहाँ पे जॉब को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर कोई यहाँ पे विभागीय परीक्षा पास नहीं होंगे तो क्या उनको हटा दिया जाएगा? जी नहीं, वहाँ पे आपको 1 साल के लिए परीक्षा अवधि और मिलेगा। अर्थात विभाग के अधिकारी को लगता है कि इन्हें एक मौका देना चाहिए अर्थात इसमें सुधार की गुंजाइश है, तो वहाँ पे 1 साल के लिए परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, ठीक है? और उस दौरान आपके कार्यों से विभाग को संतुष्टि होना चाहिए। साथ ही 1 वर्ष पश्चात आपको फिर से विभागीय परीक्षा देना होगा और उस विभागीय परीक्षा में आपको पास होना होगा। अगर उसमें पास नहीं होते तो यहाँ पे परमानेंट हटा देता है, ठीक है? लेकिन इसके लिए घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे 99% लोग पास कर जाते हैं। जी हाँ,
99% लोग पास कर जाते हैं और 1% वही लोग छँटते हैं जिनके ऊपर कोई गंभीर विभागीय लापरवाही या कोई कानूनी कार्रवाई हो जाता है या किसी तरह का गंभीर अपराध से संबंधित मामला आ जाता है, वहीं 1% लोग यहाँ पे हट जाते हैं। बाकी यहाँ पे सारे लोग का हो जाता है, कोई छँटता नहीं है, ठीक है? अर्थात यहाँ पे पास कर जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे एक आता है संपुष्टि। यहाँ पे देखिए वार्षिक वेतन वृद्धि तथा संपुष्टि। संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति के उपरांत विभागीय हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा एवं कंप्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक है? अर्थात यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे विभागीय परीक्षा के बारे में इसमें थोड़ा-सा सख्त रूप है, ठीक है? ये सब जानते हैं कि ये ज़्यादातर सचिवालय स्तर पर होता है, ठीक है? तो इसमें देखिए हिंदी प्रारूपण परीक्षा तक कंप्यूटर जाँच परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होगा। आपको टाइम मिलता है 2 साल की अवधि में आपको पूरा सीख लेना होगा, ठीक है? और उसको पास करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे विभागीय हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा कंप्यूटर सक्षम अर्थात कंप्यूटर परीक्षा दोनों परीक्षा नहीं उत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रथम वेतन वृद्धि के बाद वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकेगी तथा सेवा संपुष्टि भी नहीं की जाए। अर्थात यहाँ पे सेवा संपुष्टि का मतलब हो गया जो 2 साल का परीक्षा अवधि होता है ना, उसके बाद यहाँ पे परमानेंट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में उस दौरान आपको यहाँ पे सब कुछ सीख लेना है। अर्थात यहाँ पे देखिए हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा से संबंधित तैयारी और कंप्यूटर यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज ले लेना है, इसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है वरीयता का अवधारणा। अर्थात वरीयता का अवधारण कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए जब आप लोग को मेरिट लिस्ट निकलेगा ना, तो उसमें जिसका रैंक नंबर 1 रहेगा, उसका वरीयता पहले रहेगा, उसके बाद जिनका 2 रहेगा, अर्थात प्रमोशन भी होगा ना, तो पहले जिनका रैंक नंबर 1 है उनका प्रमोशन होगा, उसके बाद 2 का 3 का, ठीक है? इस तरह से यहाँ पे वरीयता का सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आधारित वरीयता का सिद्धांत जब आप जाएँगे तो वहाँ पे वरीयता का सिद्धांत आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब वरीयता सूची के प्रकाशन कैसे है? तो यहाँ पे संवर्ग की सामान्य वरीयता सूची नियमावली के आधार मतलब इस तय किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ आता है यहाँ पे प्रोन्नति की प्रक्रिया अर्थात प्रमोशन की प्रक्रिया। इस संवर्ग के अधीन प्रोन्नति वाले पदों पर प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन इस नियमावली के नियम 3 में उल्लेखित पद क्रम के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति के अनुशंसा पे अर्थात यहाँ पे जो भी प्रमोशन होगा ना, तो विभागीय समिति जो होता है, विभागीय समिति में कौन-कौन सदस्य होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे तो नहीं दिया गया, ठीक है? लेकिन उसके समिति जो होते हैं वही अनुशंसा करेंगे कि इनको प्रमोशन दिया जाए या नहीं। जो अनुशंसा कर दें उन्हीं लोग का यहाँ पे प्रमोशन होगा, ठीक है? संवर्ग के अधीन प्रोन्नति वाले पदों के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का मानदंड वरीयता सा योग्यता का सिद्धांत होगा। ऐसी प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता सेवा अर्थात कालावधि वही होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर विनिश्चित अर्थात तय करेगी। उसके बाद अर्हता प्राप्त सदस्यों की रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति का लाभ प्राप्त हो सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी यहाँ पे पहले नियुक्त होंगे उनको रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति के लाभ देने से संबंधित यहाँ पे जो राज्य सरकार समय-समय पर नियम बनाएगी उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे पदीय दायित्व के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? अर्थात आपका दायित्व कौन-कौन सा आएगा? संवर्ग के पद पर नियुक्त या कार्यरत कर्मचारी या पदाधिकारी के पदीय दायित्व निम्नलिखित होंगे। उर्दू भाषी नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का हिंदी में अनुवाद अर्थात देखिए उर्दू भाषी जो लोग हैं जो हिंदी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? उसके उर्दू भाषी नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। सरकार द्वारा निर्गत जन सरोकार से संबंधित परिपत्रों, नियमों, संकल्पों तथा जिला एवं राज्य गजट आदि का उर्दू में अनुवाद करना अर्थात यहाँ पे ज़्यादातर सचिवालय विभाग में होता है, ठीक? अर्थात उसके जितने भी लेटर आएगा ना उसको अर्थात उस सभी का यहाँ पे हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जन सरोकार से संबंधित भारत सरकार या अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त परिपत्रों, सूचनाओं तथा प्रतिवेदनों आदि के हिंदी, उर्दू में अनुवाद करने से संबंधित। फिर उर्दू में लिखित दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद करना होगा। राजकीय साहित्य का उर्दू अनुवाद तथा उसके मुद्रण एवं प्रकाशन संबंधी अर्थात यहाँ पे हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में ये सब ट्रांसलेट करना रहेगा। जो भी यहाँ पे लेटर आएगा आप लोगों को यही काम रहेगा। उसके बाद गैर उर्दू भाषी कर्मचारी या पदाधिकारी के लिए उर्दू भाषा का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के आयोजन संबंधी कार्य करना होगा। देखिए अगर जो लोग यहाँ पे उर्दू नहीं जानते हैं, कर्मचारी है, ठीक है, या पदाधिकारी के लिए उर्दू भाषा का प्रशिक्षण अर्थात उसके प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों को भी यहाँ पे आप लोगों को कार्य करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार राज्य भाषा के अधिनियम के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है? उसके बाद राज्य सरकार या निर्देशक द्वारा लोकहित में समय पर सौंपे गए आने का इसके अलावा अगर कोई भी यहाँ पे उर्दू भाषा से संबंधित कार्य सौंपा जा रहा है उसको भी आपको करना होगा, ठीक? उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में अर्थात यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लापरवाही या अनुशासनहीनता का आरोप लगता है, ठीक है? उसके नियमानुसार यहाँ पे कार्रवाई की जाए अर्थात उर्दू निदेशालय द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे निर्वाचन के बारे अर्थात यहाँ पे इसके नियमावली से संबंधित किसी भी तरह का संदेह उत्पन्न होता है तो इसमें अंतिम फैसला यहाँ पे विधि विभाग से परामर्श के पश्चात अंतिम होगा, ठीक? विधि विभाग से लिया जाएगा, जो कानून विभाग होता है उससे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे विनियम बनाने की शक्ति अर्थात किसको है? तो यहाँ पे देखिए राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात अर्थात राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद यहाँ पे उर्दू निदेशालय द्वारा यहाँ पे विनियमन बनाया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कठिनाइयों का निराकरण अर्थात यहाँ पे कोई भी अगर कठिनाई होता है तो यहाँ पे राज्य सरकार उस समय अधिसूचना द्वारा निराकरण करेगी। उसके बाद अन्याय अर्थात यहाँ पे कोई भी पद स्थापन या ट्रांसफर या छुट्टी से संबंधित यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं किया गया अर्थात नियमावली में, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जो छुट्टी मिलता है उसी के अधीन आपको यहाँ पे छुट्टी मिलेगा जो सरकारी छुट्टी घोषित होता है। उसके बाद यहाँ पे निरासन या व्यावृत्ति के बारे में अर्थात इसके संकल्प से संबंधित उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की
तरफ देखेंगे तो इसी को यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। आप पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सहायक उर्दू अनुवादक के नियमावली से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और इसी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।